जय श्री राम भाइयों, आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने वर्ब की क्लास 4 को लेकर। हमने इसके पिछले वाले वीडियो में समझा था ऑब्जेक्ट के आधार पर वर्ब का विभाजन, जहां पर हमने समझा ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब को डिटेल से समझा। और आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ब का उनके लिंकिंग के आधार पर विभाजन, उनका टेंस के आधार पर विभाजन और उनका वॉइस के आधार पर विभाजन समझने वाले हैं। मैं भगवत सिंह आप सबका स्वागत करता हूं अपने इंग्लिश के मास्टर क्लास चैनल में, जहां पर हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश बेसिक से एडवांस लेवल तक के लिए। ये कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले भाइयों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। हाँ, इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, इस वीडियो सीरीज के प्रत्येक वीडियो आपको सही समय पर मिल सके। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो शुरू करने से पहले आप अपनी ये कॉपी ले लीजिएगा और पेन ले लीजिएगा, साथ में स्लाइड से नोट्स बनाइएगा, तभी ये क्लासें आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। क्योंकि आपके मोबाइल का रिचार्ज आपके पापा के पसीने की कमाई से हो रहा है, तो उस कमाई को वेस्ट नहीं करना है। आपको साथ में क्या करना है, पेन और कॉपी रखनी है और नोट्स बनानी है, जिससे आप जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं उसका उपयोग अपने परीक्षा में कर सके और अच्छे अंक ला सके। हमारा अंतिम उद्देश्य है परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लाना और अपने कंपटीशन एग्जाम में हमको अपना स्थान सुरक्षित करना। तो शुरुआत करते हैं हम अपने क्लास की। तो हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म और टेंस के आधार पर वर्ब का विभाजन। फॉर्म और टेंस के आधार पर वर्ब दो प्रकार की होती है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। अब हम फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब को भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। फाइनाइट वर्ब क्या होती है? अब फाइनाइट वर्ब इज ए वर्ब दैट चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेंस, पर्सन एंड नंबर एंड एग्रीज विद द सब्जेक्ट। फाइनाइट वर्ब वह क्रिया है जो कर्ता के अनुसार काल, पुरुष और वचन में परिवर्तन करती है। हर सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होना अनिवार्य है। बिना फाइनाइट वर्ब के कोई भी सेंटेंस ग्रामेटिकल तौर पे इनकरेक्ट माना जाएगा। इस बात को जरूर याद रखना है। अगर हर सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होती है, उसको पहचानना जरूरी है। इस बात को समझ लेना। अब हम फाइनाइट वर्ब को भी थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। फाइनाइट वर्ब को किसी सेंटेंस में पहचानेंगे कैसे? जो वर्ब टेंस बदलती हो और सब्जेक्ट के साथ में एग्री करती हो तो वही फाइनाइट वर्ब है। आई राइट ए लेटर, सी राइट्स ए लेटर, दे रोट अ लेटर। 3 उदाहरण दिए आपके सामने। यहां पे राइट, राइट्स और रोट। तो आई के साथ में राइट आया है, सी के साथ में राइट्स आया है। मतलब सी क्या है? सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ में क्या लगाया है? मेन वर्ब के साथ में क्या लगाया है? एस। आई क्या है? आई और यू को हम प्लूरल में रखते हैं, इसके लिए उसके साथ में क्या लगाया है? मेन वर्ब के साथ में एस और ईएस का प्रयोग नहीं किया है। वहीं पर दे रोट अ लेटर, तो ये क्या कर रहा है? लेटर को बता रहा है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? यहां पे रोट, राइट और राइट्स वर्ड क्या है? फाइनाइट वर्ब है। अब हम फाइनाइट वर्ब को भी 2 भागों में बांटते हैं, मेन फाइनाइट वर्ब और ऑक्सिलरी फाइनाइट वर्ब। जहां पे मेन वर्ब टेंस को बताए उसको मेन फाइनाइट वर्ब कहेंगे, और जहां पे ऑक्सिलरी वर्ब फाइनाइट वर्ब जो टेंस बताए तो उसे क्या कहेंगे? ऑक्सिलरी फाइनाइट वर्ब कहेंगे। अब हम समझते हैं फाइनाइट वर्ब को। बहुत अच्छे से समझने के बाद में हम समझेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब को। अब नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? अ नॉन फाइनाइट वर्ब इज ए वर्ब दैट डज नॉट चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेंस, पर्सन और नंबर। वो क्या करती थी? टेंस, पर्सन और नंबर के आधार पर फाइनाइट वर्ब चेंज करती थी, और ये चेंज नहीं करती। इस बात को समझना। एक चेंज करती है, चेंज करने वाली फाइनाइट और नहीं करने वाली नॉन फाइनाइट। जो हिंदी में कहा जाए तो नॉन फाइनाइट वर्ब वह क्रिया है जो काल, पुरुष और वचन के अनुसार परिवर्तन नहीं करते। मैंने पहले ही बता चुका हूं आपको, काल को यहाँ पे टेंस कहा जाता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। वहीं पर पुरुष को भी 3 भागों में बांटा जाता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उसके आधार पर समझते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब कभी भी सेंटेंस को अकेले कंप्लीट नहीं कर सकती। फाइनाइट वर्ब कर सकती है, ये नहीं कर सकती। सेंटेंस में हमेशा एक फाइनाइट वर्ब होना जरूरी है। अब हम फाइनाइट वर्ब को भी, नॉन फाइनाइट वर्ब को भी 3 भागों में बांटते हैं, इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। अब इन्फिनिटिव में कौन कौन सा आएगा? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जिरंड में आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। किसके लिए? नाउन के तौर पर। अब इसको डिटेल से समझते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब को इन्फिनिटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल पे तौर पर देखिएगा, टू रीड इज ए गुड हैबिट, पढ़ना एक अच्छी आदत है। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं। जिरंड, जिरंड किसे कहेंगे? जहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा हो, और किसके आधार पर लगा हो? वो नाउन है। वर्ब का प्रयोग किसके आधार पर हो रहा है? एज ए नाउन हो रहा है।
तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस आईएनजी होगी। जैसे रीडिंग इंप्रूव्स द नॉलेज, आई लाइक स्विमिंग। पार्टिसिपल दो प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल जहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो, द रनिंग बॉय फेल, यहां पे नाउन के तौर पे नहीं, यहां पे क्रिया के तौर पे लेना है। जीरंट और इसमें अंतर यही है पार्टिसिपल में कि वो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रहा है, पर किसके आधार पर, नाउन के आधार पर आ रहा है, संज्ञा के तौर पर वहां पे क्रिया प्रयोग हो रही है। और यहां पे क्रिया के रूप में रहती है तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। तो यहां पे पास्ट पार्टिसिपल में हम क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग करते हैं। अब वर्ब का हमने टेंस के आधार पर विभाजन पढ़ लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आपके चौथे भाग की तरफ, जहां पर लिंकिंग के आधार पर वर्ब का विभाजन समझाया जा रहा है। समझिएगा, डेफिनेशन ए है, अ लिंकिंग वर्ब इज ए वर्ब दैट डज नॉट शो एक्शन बट लिंक्स द सब्जेक्ट टू इट्स कंप्लीमेंट। सरल शब्दों में कहा जाए तो लिंकिंग वर्ब वह क्रिया है जो कोई कार्य नहीं बताती बल्कि कर्ता को उसके गुण, अवस्था या पहचान से जोड़ती है, मतलब उसकी क्वालिटी से साथ में जोड़ती है, उसका कॉम्प्लीमेंट के साथ में जोड़ती है, तो उसे क्या कहा जाएगा, कोई ऐसी क्रिया का वर्ड जो उसके कॉम्प्लीमेंट और उसके जो कर्ता है उसको जोड़ रही हो, उसको क्या कहेंगे, लिंकिंग वर्ब कहेंगे। लिंकिंग वर्ब का कार्य क्या होता है, यह एक्शन नहीं दिखाती है, यह सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करती है। सब्जेक्ट कौन है उसका वर्णन करेगी, सब्जेक्ट में क्या गुण है क्या अवगुण है उसको समझाती है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट आता है। कॉमन लिंकिंग वर्ब कौन कौन से हैं, बी, सीम, बिकम, एपियर, फील, लुक, साउंड, स्मेल, टेस्ट, ग्रो, रिमेन। अब अंतिम स्लाइड में हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ते हैं हम वॉइस के आधार पर विभाजन। वॉइस के आधार पर विभाजन दो भागों में होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। हाँ, हमने लिंकिंग वर्ब के आधार पर विभाजन पढ़ लिया, हमने टेंस के आधार पर विभाजन पढ़ लिया, हमने ऑब्जेक्ट के आधार पर विभाजन पढ़ दिया, हमने फंक्शन के आधार पर विभाजन पढ़ लिया। अब अंतिम कौन सा है हमारा, वॉइस के आधार पर विभाजन। वॉइस के आधार पर क्रियाएं दो प्रकार की होती है, यानी वर्ब दो प्रकार की होती है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के आधार पर। एक्टिव वॉइस किसे कहेंगे, अ वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस व्हेन द सब्जेक्ट डज द एक्शन। जब वाक्य में कर्ता सभ्य कार्य करता है तब क्रिया एक्टिव वॉइस में होती है। राम राइट्स ए लेटर, राम एक पत्र लिखता है। शी कुक्ड फूड, वह भोजन पकाती है। द टीचर टीचेज इंग्लिश, यहाँ सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, पहले में राम पत्र लिख रहा है, यानी कर्ता कौन है, राम है। वह खाना पकाती है और टीचर इंग्लिश पढ़ा रहा है। तीनों में क्या हो रहा है, कर्ता है वो काम कर रहा है, सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, इसलिए कौन सा वॉइस हुआ, एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस किसे कहेंगे, वर्ब इज सेड टू बी द पैसिव वॉइस व्हेन द सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन। जब क्या कर रहा हो, कर्ता किसी एक्शन क्रिया को क्या कर रहा हो, रिसीव कर रहा हो। जब वाक्य में कर्ता कार्य नहीं करता बल्कि कार्य का प्रभाव उस पर पड़ता है तब क्रिया पैसिव वॉइस में होती है। जैसे अ लेटर इज रिटन बाय अ राम, एक पत्र राम के द्वारा, राम लिखा गया, पत्र को लिखा गया राम के द्वारा। तो यहां पर पत्र का लिखना है, उसका प्रभाव राम के ऊपर पड़ रहा है, इसके लिए इसको किसमें रखेंगे, पैसिव वॉइस वाले वाक्य में रखेंगे। फूड वाज कुक्ड बाय हर, भोजन को पकाया गया उसके द्वारा। तो भोजन पकाने की क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, उसके ऊपर पड़ रहा है, इसके लिए हम इसको किस सेंटेंस को रखेंगे, पैसिव वॉइस में रखेंगे। अंतर समझ में आया। एक्टिव वॉइस में क्या होगा, जब क्रिया का कर्ता का प्रभाव क्रिया के ऊपर पड़े, और जब क्रिया का प्रभाव कर्ता के ऊपर पड़े तो उसको क्या कहा जाएगा, पैसिव वॉइस कहा जाएगा। समझे मेरी बात, यहां पर एक्शन सब्जेक्ट पर नहीं, सब्जेक्ट द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो आपने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बहुत अच्छे से समझे। अब इसका प्रयोग हम जब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस वाला पॉइंट पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। तो मिलते हैं।